नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। खबर तो साफ चौंकाने वाली है और ये अपेक्षित थी। ऐसी घटना नहीं है कि अनपेक्षित है और इसकी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि जब हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और उसके बाद 9 और 10 तारीख की रात को उनके 10-11 एयरबेस को हिट किया, बल्कि तबाह कर दिया। उनमें से कई तो ऐसे हैं, नूर खान एयरबेस समेत, जो ऑपरेशनल नहीं रह गए। वो कहते हैं ना कि पिच खोद दी, तो उनका रनवे ही एक तरीके से इतने गहरे गड्ढे बना दिए। उनके जो हैंगर थे वो आसमान की तरफ मुंह बाए पड़े हैं और बुरा हाल है उनका। और टांगे कांप रही हैं पाकिस्तानी सेना की। ऐसे में ये भी तमाम चर्चाएं मीडिया में इधर भी और उधर भी, हर तरफ, और यहाँ तक के वेस्टर्न मीडिया में भी ये रही कि भारत ने नष्ट भले ही ना किए हों, पर जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए थे सरगोदा के पास, किराना हिल्स में, वहाँ तक भी हमारे जो मिसाइल्स हैं उन्होंने दस्तक दे दी है। खबर तो यहाँ तक आ रही थी कि कुछ रिसाव वगैरह हुआ है, कुछ तो हुआ है कि अमेरिकन जहाज वहाँ देखे गए, इजिप्ट का जहाज वहाँ देखा गया। और अब ताज़ा खबर ये है, और वहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको ये माना जाता है कि स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार भी हैं, यूसुफ गुल, उनके हवाले से ये खबर आ रही है, जिसको के बारे में मैंने कहा कि चौंकाने वाली है लेकिन अनपेक्षित नहीं थी। उनका कहना है कि नूर खान बेस अमेरिकन मिलिट्री ने या अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है, अपनी देख रेख में ले लिया है। वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियो पॉलिटिकल मामलों के जानकार, और आप उनसे बिल्कुल अपरिचित नहीं हैं। जुड़ते रहे हमारे साथ भी, उनके अपने चैनल पर भी, कॉफ़ी विद सुमित जैन के साथ आप जुड़ते हैं, तो सुमित जैन साहब को जोड़ते हैं और ज़रा पता करते हैं कि हुआ क्या है। तो सुमित जी का स्वागत कर लेते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। जय सिया राम। जय श्री राम। ये बताइए साहब कि हुआ क्या है? सर, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कवर करूंगा इसमें। पहली बात यह है कि आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी कि शहबाज शरीफ ने रिसेंटली एक लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी। जब वो तुर्की में गए, अज़रबैजान में गए, ईरान में गए, कहीं भी गए हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बेचने की बातें शुरू कर दी हैं। अपनी आवाम को भी बेच दिया है, बोल दिया है कि अब हमने तरक्की के राह पे चलना है, हमें अपनी एसेट्स को बेचना पड़ेगा। यानी कि बलूचिस्तान में जो तेल है और है वो बेचने की बातें बोल रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान ऑन सेल है। पहली बात ये। तो मैं दूसरा पॉइंट आपको उसमें कवर करता हूं कि भाई हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को बेचने पे लगा दिया है। जो ज्यादा बोली देगा वो उसकी भाषा बोलेगा। अब रिसेंटली आपने एक न्यूज और देखा होगा कि $40 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया कि वो पाकिस्तान में लगाने वाले हैं। पाकिस्तान ने $1 बिलियन मांगा था, उसको 40 दे दिया गया। ऐसा कौन सा बैंक है सर जो 1 बिलियन मांगने पर 40 देता हो? अब ये हो क्यों रहा है? और ये नूर खान वाली जो स्टोरी है वो इसके साथ रिलेटेड क्यों है? क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब दो चीजें हुई थी। एक, पाकिस्तान ने पहली बात है, अमेरिका ने बोला 7, 8, 9 को कि जब बोला गया कि आप इंटरवीन कीजिए, इसको रुकवाने की कोशिश कीजिए, तो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम की एक ही स्टेटमेंट थी, ये भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और भारत के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। पहली बात ये हो गई। फिर ऐसा क्या हो गया, 10 तारीख को इमीडिएटली पाकिस्तान से फोन आते हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, युद्ध को रोक दिया जाए। यानी कि कुछ तो भारत ने ऐसा किया था जो 7, 8, 9 को नहीं हुआ, 10 को हुआ है या 9 की रात को हुआ है। भारत ने अनथिंकेबल काम किया था। इनका कमांड सेंटर नूर खान बेस को हमने अटैक कर दिया। ऊपर से जो इनका किराना हिल्स था वहां पर भी न्यूक्लियर एसेट्स पड़े थे, उसको अटैक किया, दरवाजा बंद कर दिया, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। रेडिएशन की बातें आपने पहले बोली हैं। लेकिन नूर खान
ये वो बेस है जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स पहले से बैठे हुए थे। और एक तो ये हो गया। दूसरा, शहबाज शरीफ ने भी फोन किया था अमेरिकन गवर्नमेंट को 9 तारीख को कि नूर खान बेस के ऊपर भारत ने अटैक कर दिया है, किराना हिल्स के ऊपर अटैक कर दिया है, अब हमें सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज भारत को बोलिए युद्ध को रोकने के लिए। जब अमेरिका ने नहीं सुना तो पाकिस्तान ने एक धमकी दी अमेरिका को कि अब हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये अब अगर जिहादियों के हाथ में आ गए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसके हाथ में जाएंगे? जिहादी कौन से? तालिबान। अब तालिबान से कितना डरता है अमेरिका, आप समझ सकते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से छुप के भागा था अमेरिका, क्योंकि तालिबान का डर ही इतना है। तो जैसे ही उनके दिमाग में आया कि भाई तालिबान के हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब आ सकता है, तालिबान का मतलब है उसके बाद ईरान के पास भी आ सकता है, उन्होंने इंटरवीन किया, युद्ध को यहीं पर रोक दो। अब ये तो दो चीजें होने के बाद अमेरिकन सोल्जर्स को देखा गया है नूर खान बेस पे ऊपर, वहां पर इवन पाकिस्तान की आर्मी या एयरफोर्स के लोग वो एंटर नहीं कर सकते सर बिना यूएसए के परमिशन के। बलूचिस्तान में चाइनीज ले गए हैं। अब इनके जो एयर बेसिस हैं, जो जहां पर न्यूक्लियर एसेट्स है या कमांड सेंटर है, वो अमेरिका के हाथों में है। अब ये है कि जो ये पाकिस्तान बोलता है कि असीम कौम साड़ी आर्मी असीम, अब जो नंबर 1 कुछ नहीं है। एंड दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, ये काउंटडाउन है डार्कर डेज अहेड। सो दिस इज अ नटशेल ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ, जब युद्ध हो रहा था तब और युद्ध के बाद भी क्या कुछ हुआ है। जी सुमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात को रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर की जो धमकी है इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री के पास पक्की सूचना है कि काम तमाम कर दिया हमने, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी और ना रहेगा बांस? तो वो स्थिति कर दी है इनकी। अब उसको सिंगवाने के लिए, समेटने के लिए अमेरिका पहुंचा है। सर, पहली बात यह है, अगर आप देखें कि आज ऑपरेशन सिंदूर को ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए रुके हुए, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ युद्ध विराम दिया है। जैसे महाभारत के टाइम पे होता था कि लड़ाई दिन में होती थी, रात को बंद होती थी, वही काम अभी हुआ है। अब लड़ाई रात को होती है, दिन में रोक दी गई है। जब दोबारा से रात होगी, अंधेरा आएगा, फिर दोबारा से शुरू होगा। बट कमिंग बैक टू दिस, कि क्या मोदी जी को क्या पता है कि क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मोदी जी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कराची में सर एक दिन में 3-3, 5-5 अर्थक्वेक आना, यह नॉर्मल बात नहीं है। और पिछले 25 दिन में पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 से लेकर 18 अर्थक्वेक आ चुके हैं। और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है कि हमेशा इंटेंसिटी 4, 4.5, 4.25 रिक्टर स्केल के ऊपर ही उसकी रीडिंग आती है। और जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है या न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, तब भी यही होती है रिक्टर स्केल के ऊपर रीडिंग। ये हालत है। इसलिए मोदी जी ने बोला कि तुम्हारी अब न्यूक्लियर की धमकी नहीं चल सकती। ये नहीं बोला कि आप हमें धमकी नहीं दे सकते। बड़ा सोच समझकर मोदी जी बोलते हैं, आपकी न्यूक्लियर की धमकी अब नहीं चलेगी। यानी कि हमने डिस्ट्रॉय करना था, हमने तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अमेरिकन अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बटन तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी और के पास है। तुम्हारी सॉवरेनिटी खत्म हो चुकी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। वन, बिकॉज मोदी जी ने बोला है, और दूसरा, जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन देखते हैं पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 जो न्यूक्लियर ये अर्थक्वेक्स आते हैं, हर रोज न्यूज आती है कि अर्थक्वेक आ गया। ऐसा कौन सा अर्थक्वेक आ गया कि भाई एक बार आता है, कहीं 10, 20, 30 सालों में, और कराची में आना और पूरे पाकिस्तान में आना। इवन दो पाकिस्तान एक फॉल्ट लाइन के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन फिर भी 25-30 साल में एक आधी बार कहीं ना कहीं कभी एक अर्थक्वेक आता है। लेकिन हर रोज अर्थक्वेक आना टेल्स यू समथिंग इज हैपनिंग अंडर द अर्थ। जो धरती के नीचे जो हो रहा है और जो हमने अटैक किया है उसके बाद ही मिरेकुलसली क्यों हो रहा है, तो अब कड़ियां जोड़ सकते हैं। जी, इसमें कितना दम है कि ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं है, ये तो अमेरिका ने यहाँ रखे हुए थे, उनके अपने एसेट हैं, उसको अब संभालने की उनको भी चिंता हो गई है कि भाई उनको भी उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है वहाँ तक भी दस्तक दे सकता है और चेतावनी दे सकता है
कि ये मत समझो कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारा ये साजो सामान कहाँ रखा हुआ है, हम तबाह कर सकते हैं ये काम। तो इसलिए अमेरिका की जो आपने शुरू में कहा, जेडी वेंस से जब पूछा गया था, जेडी वेंस ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, क्योंकि तब तक भी अमेरिका के टॉप लीडरशिप को ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारत कितना आगे तक जा सकता है। नूर खान एयर बेस से लेकर के ऊपर स्कार्दू से लेकर के नीचे तक, मतलब इनके जो स्ट्रेटेजिक से संबंधित एयर बेस हैं उनको तबाह किया है एक तरीके से। और मैं तो एक अपने शो में हंस रहा था कि ये वही नूर खान बेस है जहां जयशंकर साहब प्लेन से उतरे थे और जहाँ चश्मा चेंज किया था, उन्होंने काला चश्मा लगा करके जो है एक खास स्टाइल में चले थे। किसको पता था कि इसका ये हालत होगा। तो अब अमेरिका को चिंता सता रही है कि किसी तरीके से मामले को समेटा जाए, बिखर तो गया है। क्या अमेरिकन एसेट्स थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं देता हूं कि जब भारत ने पोखरान में अपना टेस्ट किया था, उसके पीछे 25-30 साल की मेहनत थी, डिज़ाइन बने थे और हमने उस टेस्ट को बहुत, जिसको बोलते हैं एक सीक्रेसी में, जहां पर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता लगा, हमने वो टेस्ट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों के बाद, लेस देन अ वीक, उन्होंने टेस्ट किया। ऐसा क्या चक्कर है कि हमने 20-25 साल लगाए और इन्होंने 20 घंटे लगाए और एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर लिया। साहब, आज ईरान पिछले 30-40 साल से लगा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, नहीं बना सका। और जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सारे लगे हैं, किसी के पास नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। 47 से लेकर अब तक अमेरिका उसे सपोर्ट करता रहा, बेशक वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था या डिक्टेटर थे। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी कभी भी पाकिस्तान से चेंज नहीं करी। और जब हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है पूरा इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो चेंज हो गया था। पाकिस्तान वीक हो गया था और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, मनी की, मॉरल सपोर्ट की अमेरिका की पाकिस्तान में लगी थी, इसलिए रातों रात वहां पर एसेट्स को भेजा गया। तो ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये सबको मालूम है, ये सारे अमेरिका के हैं, ये पाकिस्तान के कभी थे ही नहीं। पाकिस्तान के पास रखे हुए थे भारत को कंट्रोल में रखने के लिए, चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए और इस पूरे एरिया को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इसलिए अगर आज उस एसेट्स को अगर आप सोच के देखिए, वैसे तो पाकिस्तान बोलता है कि मेरी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और पता नहीं किसकी गहरी, नर्क से गहरी मेरी दोस्ती है चाइना के साथ। तो सर, अगर इनके एसेट्स, न्यूक्लियर एसेट्स खतरे में थे तो चाइना को बुला लेते। चाइना को नहीं बुलाया। अमेरिका के आने का मतलब ही है जो मालिक होता है अपनी चीज को बचाने के लिए वही आता है। आपकी तो पाकिस्तान में अपने मित्रों से बात होती रहती है, कुछ चैनल्स पर आप लगातार जाते रहते हैं। माहौल कैसा है वहाँ का? क्योंकि इधर मॉक ड्रिल भी फिर से की है ना मोदी जी ने, तो उनके पेट का पानी तो ढीला हो रहा होगा कि पता नहीं यार, मोदी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कब क्या कर दे। सर, मैं उनके चैनल पे जाता था, अब जाता नहीं हूं जब से उन्होंने पहलगाम का दुस्साहस किया है। उनका तो कहना एक ही है कि आप राफेल हल्के से बॉर्डर के ऊपर उड़ाते हैं, हमारे यहाँ पर बिजली बंद हो जाती है, पानी ऑलरेडी बंद है, तो हमारा जीना हराम हुआ पड़ा है। एंड दिस वॉर, आपने तो बोल दिया कि ये वॉर 24/7 हम तैयार हैं, 365 डेज हमारी निगरानी रहेगी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सो अगर आपने करना ही है तो मोदी जी को बोलो यार 1 2 3 करके स्यापा मुकाओ, हमारी जान छोड़ो। तो ये पाकिस्तान का हाल है, दे आर वरिड। और अब तो उनके जो जनरल हैं, जो डेप्यूटी जनरल है, अब तो देखिए मार्शल बन गया है, उसके नीचे जनरल ही बोलेंगे। अब उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि इस बार भारत पहले स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान की वेट नहीं करेगा। भारत कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और जब वो करेगा इतना अंदर घुसकर पूरे पाकिस्तान में वो ऐसे स्ट्राइक करेंगे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि जब तक कोई इंटरवीन करे उससे पहले पहले भारत काम खत्म करने के बाद वापस भी चला जाएगा। यानी कि हमारे भारत के अंदर सेकुलर हिंदुओं को और लिबरांडुओं को मोदी जी पे विश्वास नहीं है, पाकिस्तान को विश्वास है कि मोदी इस बार छोड़ने वाले नहीं है पाकिस्तान को। और ये जो सारे ड्रिल्स हो रही हैं, पिछली बार भी ड्रिल बोली थी कल होगी, एक दिन पहले ही काम खराब हो गया था पाकिस्तान का, इस बार भी ऐसा ही होगा, अनाउंस नहीं किया जाएगा इस बार, इट विल बी रूथलेस। सो मैसेजिंग बड़ी क्लियर है, मोदी जी पूरे तैयार हैं
एंड आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। इस बार एक गलती, वी आर वेटिंग कि 100 गलतियां थी शिशुपाल की, वो पूरी हुई, अब वध होगा। वहाँ का एक जर्नल है कोई मिर्जा, उसकी मैं बाइट सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो बाद में आएगा, तब तक तो काम हो चुका होगा और उनके फिर उसी आने का फायदा क्या होगा। और एक वो लाल टोपी का आया है एक इंटरव्यू, उसमें वो कह रहा है कि इस बार तो हम सारे मरेंगे। मतलब ये कोई राइफल वाइफल से टांग करके एक पार्क में खड़ा होकर के धमकी देता था और अपनी वीडियो जारी करवाता था, पागल आदमी। और अब कह रहा है कि अब तो हम सारे मरेंगे, सारे शहरों पर उनके ड्रोन मंडराएंगे, कोई नहीं बचेगा। मतलब इतनी दहशत है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि पाकिस्तान में माहौल कैसा है। सर माहौल वाकई में बता रहा हूँ, माहौल डर का है और परेशानी भी है। उन्हें मालूम है कि इनका फ्यूचर अब ब्लीक है। इनके जो हुक्मरान हैं इनको नहीं बचा सकते, आर्मी चीफ इनको नहीं बचा सकता। उसने सिर्फ अपनी धाक बनाने के लिए एक हारे हुए युद्ध के बाद अपने आप को चीफ मार्शल बना लिया है, बिकॉज ही नोज कि अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ ना दिखाई कंट्री को, हुक्मरानों का जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उनकी पहले ही इज्जत नहीं है, अगर आर्मी की इज्जत कम हो गई तो यहाँ पर 4 टुकड़े पाकिस्तान के लोग ही कर देंगे। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को मालूम है कि जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया को एक पागल आदमी चलाता है, कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में सारे ही पागल हैं। सो इट्स अ मैड कंट्री। लोगों को मालूम है कि कभी भी कोई भी बेवकूफ़, बेशक वो ISI का हो, कोई मिलिट्री का आदमी हो, सारे करप्ट हैं। कोई भी आदमी अगर पागलपन में आकर कोई गलती हरकत दोबारा से पहलगाम जैसी कर देगा और इनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान नोज कि इस बार अगर छोटी सी भी एक लोग आदमी की भी अगर भारत में जान जाती है बिकॉज ऑफ टेररिज्म, मोदी छोड़ने वाले नहीं है। तो जो मौत का साया है वो पाकिस्तानियों के माथे के ऊपर लिखा हुआ है। दैट इज वाई दे आर स्केर्ड। आप सोच के देखिए, इनके अपने जनरल, उसी को मैं कोट कर रहा था कि भारत इस बार कभी भी आकर अटैक कर सकता है। लाल टोपी है, उसके माथे पे पसीना आ रहा है और जो हुक्मरान है उनकी कांपे टांग रही हैं। इनकी टांगे नहीं कांपती सर, इनकी कांपे टांगती हैं। तो इनकी जो कांपे टांग रही हैं वो साफ दिखता है कि दहशत का माहौल है और मोदी इस टेम्परेचर को अब कम करने के मूड में नहीं है। इट इज अ ओपन चैलेंज। ये मैंने कभी नहीं देखा कि भारत का प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, NSA, आर्मी चीफ्स, ये सारे एक ही भाषा बोलते हों। अब हम नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, तांडव होगा। आपने ऐसा स्टेटमेंट 47 से लेकर अब तक कहां सुना था सर? तो ये बताता है कि हम प्रिपेयर्ड हैं। वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू मेक वन स्मॉलेस्ट मिस्टेक। उसके बाद जो होगा वो दुनिया देखेगी। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, एनी टाइम फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।